देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लें आप, ठीक है। लेट लेट वी हैव टू linear equations. One is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x b2y is equal to c. ये मान लिया हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? दो लीनियर इक्वेशन है। आवाज सुनाई दे रही है सभी को? बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को? ओके, देखिए, तो ये मान लिया आपके पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है आपकी a1x plus b1y is equal to c1 और एक है a2x plus b2y is equal to c2। यहाँ पे a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल। तो कोई भी इक्वेशन हो सकती है आपके पास। जब कोई भी दो इक्वेशन आपके पास आ जाए तो इस फॉर्मेट की होनी चाहिए। वो मान लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे a1 b1 c1 की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे a2 b2 c2 की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं इसमें तीन चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले केस नंबर ए। सबसे पहले क्या बताऊंगा आपको मैं? केस नंबर वन। अगर a1 by if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, b1 by b2, अगर ऐसा हो जाए a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो निकाला आपने तो वो बराबर ना है, वो बराबर ना है, तब क्या होगा? देन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 2 वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स लाइक दिस, जैसे ये लाइन एक का ग्राफ है मान लिया, और ये क्या है? लाइन दो का ग्राफ है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है तब उन दोनों ग्राफ किसी पॉइंट पे आपस में काटेंगे। एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? जब आप a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 b2 का रेशियो निकालेंगे, वो दोनों बराबर नहीं आए तो ये पक्का हो जाएगा कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे आप ये जिस पॉइंट पे काटेंगे वहां पे आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, उनका आपने सॉल्यूशन करना है। तो ये पॉइंट उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको दे देगा। मींस आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसका ये मतलब हुआ, अगर a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो दोनों जो लाइन के ग्राफ आएंगे वो दूसरे को काटेंगे। और दूसरा ये होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन किसके द्वारा दिया जाएगा? जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे वो यूनिक सॉल्यूशन आपका दिया जाएगा। तो आपने याद रखना है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then system of equation will have a unique solution and the graph of 1 and 2, जैसे एक लाइन का जैसे लाइन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसका ग्राफ खींचेंगे आप, और इक्वेशन 2 का आप ग्राफ खींचेंगे, वो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। वो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा? if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। अगर a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन c1 by c2 का रेशियो जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है, तब क्या बोलेंगे हम? देन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 2
will be parallel to each other, parallel to each other, and there will be no solution for equation 1 and 2. दूसरा केस क्या बनेगा आपका, अगर a1 a2 का रेशो b1 b2 का रेशो तो सेम है लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 c2 का रेशो, तब आप ये देखेंगे कि एक और दो का जो आप ग्राफ बनाएंगे वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। सपोज जैसे लाइन जो इक्वेशन नंबर 1 है मान लिया उसका ग्राफ ये है, तो उसका दूसरी लाइन का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल उसके क्या आएगा, क्या आएगा उसका, अगर आप एक लाइन खींचेंगे उसको स्ट्रेट लाइन 1 और 2 की इक्वेशन आपको अगर आपको दी गई है उनको अगर आप पेपर पे दिखाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए सीधी लाइन आएगी, इक्वेशन नंबर 2 के लिए सीधी लाइन तो आएंगी, स्ट्रेट लाइन है दोनों, लेकिन वो आपस में क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम होगा। और उस केस में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपका दूसरा केस था, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे आ जाइए, क्या होगा केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 पे आ जाओ, केस नंबर 3। if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर a1 by a2 का रेशो b1 by b2 का रेशो c1 by c2 का रेशो तीनों ही सेम हो जाए, तीनों ही क्या हो जाए, सेम, देन ग्राफ of equation 1 and 2 coincide each other, यानी जो लाइन 1 का ग्राफ आएगा लाइन 2 का ग्राफ भी सेम आएगा, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have many solution, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगी उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो तीन केस मैंने आपको बताइए। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन जो है एक नंबर लाइन उसके लिए ग्राफ खींचूंगा तब भी वही आएगा, और जो मैं 2 नंबर का ग्राफ खींचूंगा वो एक इसी के ऊपर आ जाएगा, वो क्या आएगा, इसी के ऊपर आएगा, 2 का भी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा केस था। अगर तीनों के रेशियो 3 कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1 में है और 3 कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 में है, उन सभी के रेशियो जो है सेम अगर आ जाते हैं तो जो पहली लाइन का ग्राफ आएगा दूसरी लाइन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आएंगे, उनको बोलते हैं कि इन दोनों के ग्राफ कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट है। और उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। और जब a1 a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उनका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों जो लाइन की ग्राफ हमारी बनेगी वो एक दूसरे की क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। और पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था a1 by a2 is not equal to b1 by b2, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, जो पॉइंट ए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपको जहां पे आपके x और y की वैल्यू आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक दूसरे के ऊपर आती है, कोइंसिडेंट करती है लाइन, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, और अगर वो पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इन तीन चीजों पे, 3 रूल्स पे ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 बेस्ड है। तो 1 बाय 1 मैं आपको करवाता हूं, ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये तीनों चीजें समझ में आई आपको, हेलो, तीनों को रिपीट करें एक बार। देखिए मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, एक बार ध्यान देना, मैंने आपको 3 चीजें बताई। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है 2, यहाँ पे a1 b1 c1 3 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 3 कांस्टेंट है, किसका कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे a1 by a2 के रेशियो को b1 by b2 के रेशियो से कंपेयर करेंगे। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर वो बराबर ना आए, अगर उनका रेशियो बराबर ना आए, तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की जो लाइन आएंगी, ग्राफ जो आएंगे वो एक पॉइंट पे काटेंगे, एक पॉइंट पे काटेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पे काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे
और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यहीं से पता आपको चल जाएगा। तब दोनों लाइन, यानी ये एक लाइन का ग्राफ आएगा, एक नंबर 2 लाइन का ग्राफ आएगा, वो किसी पॉइंट पे काटेंगे और जिस पॉइंट पे वो काटेंगे वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वही सॉल्यूशन देगा आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए। दूसरा केस मैंने आपको बताया था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये तो बराबर हो जाए लेकिन c1 c2 बराबर ना हो, तब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का जो ग्राफ खींचेंगे दूसरे के पैरेलल आएगा और कोई सॉल्यूशन उस केस में आपके पास नहीं होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास हम बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा केस मैंने आपको बताया था जब तीनों के ही रेशियो सेम हो जाए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, उस केस में जो एक लाइन का ग्राफ आप निकालेंगे दूसरी लाइन का ग्राफ निकालेंगे वो दूसरे के ऊपर आएगा, वो दूसरे के क्या आएगा, ऊपर आएगा। और उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए तभी एक्सरसाइज आएगी। हाँ भाई समझ में आया अभी? अरे सभी को समझ में आया? दोबारा से रिपीट करूं, बताओ सबको समझ में आ गया? नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, a1 by a2 बराबर नहीं है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तब एक लाइन का ग्राफ दूसरी लाइन का ग्राफ आप खींचोगे वो आपस में काटेंगे तो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इसका मतलब जो इक्वेशन 2 हैं, 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो पॉइंट देगा x और y की जो वैल्यू आएंगी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया उसका। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तब दोनों के जो ग्राफ आएंगे, एक लाइन का ग्राफ खींचेंगे दूसरी लाइन का ग्राफ खींचेंगे और दूसरे के पैरेलल आएंगे, उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा केस जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर तीनों के रेशियो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तीनों अगर सेम आ जाते हैं तो अगर आप एक लाइन का ग्राफ खींचेंगे दूसरी लाइन का ग्राफ खींचेंगे, वो दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगे, वो कोइंसिडेंट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बनेगा, दो इक्वेशन का सिस्टम है आपका, उनका मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उनके? मैनी सॉल्यूशन। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं 3.2 एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सम, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले तो अपने इक्वेशन को बनाना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है आपको, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ से उनका सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफ से क्या निकालना है? उनका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 students of class X took part in mathematics quiz। क्लास 10वीं है, उसके 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा है। क्लास 10वीं के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए मैं क्या मान लेता हूं, क्या बोल रहा है फिर आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक कक्षा है 10, उसके 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा। और दूसरी बात इसने ये बताई कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो हमने ये बताना है कि कितने लड़कों और कितनी लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट करा। हम क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन मैथ क्विज, जो मैथ की क्विज है उसमें मान लिया x लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लड़के पार्टिसिपेट करते हैं? x। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ क्विज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? आपने ये डैश डैश नहीं लगाना, मैथ के अंदर पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो मैथ क्विज है उसके अंदर x लड़के पार्टिसिपेट करते हैं
और y लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एज पर सम के अकॉर्डिंग सम में ये दिया गया है कि 10वीं कक्षा के 10th क्लास के केवल 10 बच्चों ने मैथ्स की क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करा। इसका ये मतलब आगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितना आना चाहिए, x + y = 10 आना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो टोटल बच्चों ने मैथ्स की क्विज के अंदर पार्टिसिपेशन करा है वो कितने बच्चे हैं, 10 हैं। तो इसका मतलब लड़के और लड़की दोनों को जोड़ देंगे, x लड़कों ने पार्टिसिपेट करा हमने माना है और y लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा है, तो x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, क्योंकि 10 बच्चों ने टोटली पार्टिसिपेट करा इस क्विज के अंदर। दूसरा जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग जो गर्ल्स की संख्या है, मींस जो गर्ल्स हैं y, वो लड़कों की संख्या से मतलब x से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें देखा है सिंपल, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज मींस लड़कियों की संख्या कितनी है y, लड़कों की संख्या मैंने क्या मान रखी है x। अब ये लड़कियों की संख्या इन लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं अगर इसमें 4 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। आल्सो ये दूसरी कंडीशन है। ये क्या है, तो दूसरी कंडीशन x को इस साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, x + y = 4। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ग्राफ से आपने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने किससे सोल्व करना है, ग्राफ से। मींस हम ग्राफ बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो उसके लिए हमने क्या बनानी है, टेबल बनानी होती है। देखिए सबसे पहले मैं टेबल नंबर 1 बनाऊंगा। टेबल नंबर 1 जैसे आपने पहले बनाई थी, ध्यान देंगे ये x और ये y। मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। मैं y की वैल्यू 0 कर दूंगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसके बाद मैं टेबल नंबर 2 बनाऊंगा। 2 बनाइए टेबल नंबर 2। ये x और ये y, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है -x + y = 4। मैं x की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, s की वैल्यू मैंने 0 कर दी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। फिर मैं y की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, y की वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो -x = 4। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आएगी, -4। ये हमारी टेबल बन गई। फिर हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। x डैश और आगे चलो ये y है और ये y डैश। एक बार इनकी वैल्यू एक बार ध्यान से देख लेना, x + y = 10 और y की वैल्यू है जो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 ही ज्यादा है ना, हाँ 4 ज्यादा है, ठीक है। तो -x + y = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो 8 में से इसके बाद चलो आगे देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 10 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू 0 को y की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी, अगर मैं y को 0 कर देता हूँ, x की वैल्यू आएगी -4। x की वैल्यू देखो 0 करेंगे, y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, -4, ठीक है। ये भी आ गया। अभी इसका मतलब हमारी x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10 है और y की वैल्यू 10 है, फिर 4 है। देखो ध्यान से, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 और ये 10। यहाँ पे आ जाओ -2, -4, -6, -8 और -10। ये हो जाएगा x डैश, ये आपका x है, ठीक है। और y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कितने, 10 से कटेगी। थोड़ा सा स्केल के साथ बनाएंगे तभी पता चलेगा। आपको 4, ये हो जाएगा 6, ये 8 और ये 10। इस साइड में -2, -4, -6, -8 और -10 पहले तक कर दिया, ठीक है। अब देखिए s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, ये पॉइंट आ गया। s की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 10। दूसरा है s की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ठीक, ये है 10, 0, ये पॉइंट है। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी ग्राफ 1 के लिए। अब आगे बढ़ो, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये रहा y 4, दिस वन।
ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। आगे चलो, इसके बाद और क्या है, फिर है भाई x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। ये है -4 और 0। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट। अब इसको मिला के आगे बढ़ा हुआ, इसको मिला के आगे बढ़ाओ ध्यान से, स्केल के साथ, स्केल के साथ आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ गई भाई हमारी, ध्यान देंगे, ये इसके बीच में आगे लगभग और ये इसके बीच में आगे लगभग, ये पॉइंट आ गया। अगर इसको साफ सुथरे तरीके से बनाओगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। ध्यान दो, 2 और 4 के बीच में कितना है, 3 है। 6 और 8 के बीच में कितना है, 7 है। तो k का बीचा है, ये 3 है। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी होगी भैया, 3, और y की वैल्यू कितनी होगी, 7। s की वैल्यू 3 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 7। अब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखो, x और y कितनी है, 10, 3 + 7 10 आएगा, और वहां पे रखोगे आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 रखोगे, 7 में से 3 जाएगा, 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आएंगे, 7। तो ग्राफ से पता चल जाएगा आपको। समझ में आ गया भाई ये, अरे सबको समझ में आ गया ये, समझ में आ गया ना। अगर आप इसको स्केल के साथ बिल्कुल सेम गैप लेके बनाएंगे ना, आपने बस पॉइंट को सीधा फुटा लेके ना इसको सीधा कर देना, आपको पता चल जाएगा, कहां भी टच करेगा वही नंबर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, समझ तो रहे, ये 3 क्यों आया पता, 2 और 4 के बीच में 3 होगा और 6 और 8 के बीच में 7 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, ये सबको समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इक्वेशन हमारी बन गई थी, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद ये ग्राफ बना दिया था, यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज x की वैल्यू में मतलब 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ क्विज वो कितने हो जाएंगे, 7। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना था। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है। कितने रुपीज है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो बहुत सिंपल है, मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूं, करना आपने खुद ने ये। लेट कॉस्ट फॉर 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं रुपीज x, और कॉस्ट फॉर 1 पेन है जो, वो हम मान लेते हैं रुपीज y। एज पर सम, एज पर सम, 5 पेंसिल और 7 पेन का, एक पेंसिल का प्राइस x है और 5 का 5x, एक का y है पेन का, तो 7 हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 7 पेंसिल मींस 7x और 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये इक्वेशन नंबर क्या दे रखी है, 2। तो इसमें आपने क्या करना है, इनकी इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन तो बन गई आपकी, इनके आपने टेबल बनानी है। इनके आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। अभी जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें एक गड़बड़ होगी। मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। मैं टेबल बना देता हूँ, ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, ये एक्स और ये वाई। एक्स की वैल्यू में 0 कर दूंगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू पूरी नहीं आएगी, यानी 50/7 आएगी। पूरी नहीं कट रही, क्या नहीं कट रही, पूरी नहीं कट रही। तो वो पॉइंट में दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसी वैल्यू दी जाए ताकि क्या आ जाए, ये मतलब ये पूरा कटे, ये पूरा कटे। इस तरह की कोशिश हम करने वाले हैं। या पॉइंट में आपको फिर 1 सेंटीमीटर का एक गैप लेना पड़ेगा, तभी आपको ये कंफ्यूजन आपका खत्म होगा। ठीक है,
तो आप इसमें देख रखे ऐसे कुछ वैल्यू रखे देखें कि ये क्या बने हमारा 50 बन गया, कितना बने 50, यानी मैं x की वैल्यू 3 रखूं, देखो एक पॉइंट तो बन गया हमारा 5 3 15, और y की वैल्यू में 5 रखूं, y की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 5। देखो s की वैल्यू मैंने 3 रख दी, मान लिया s की वैल्यू मैंने कितनी रखी 3, 3 रखोगे तो 5 3 15, और y की वैल्यू में अगर 5 रखूंगा 5 7 35, 35 और 15 कितने होते हैं 50, तो पूरी वैल्यू 3 और 5 वैल्यू आ गया, ठीक है। और देखो और इस तरह की वैल्यू देखिए जिससे मतलब आपका पॉइंट ऐसे आ जाए जो पॉइंट में ना आए, डायरेक्ट आ जाए। और देखो इस तरह की वैल्यू और देखिए, इसके बाद आप देखिए 5 50 आना चाहिए आपका, 50 70, y की वैल्यू में 10 रख लेता हूं, देखो ध्यान से y की वैल्यू मैंने 10 रखी, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ गया, कितना आया 70, और मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ -4, s की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ मैं -4, तो 70 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 50 बच जाएंगे। तो यहाँ भी आपके पॉइंट बिना किसके आगे पॉइंट्स के आगे डायरेक्ट पॉइंट, यानी आप इजीली क्या बना सकते हो उनकी उनका टेबल मतलब आप ग्राफ पेपर में इजीली दिखा सकते हो, उनको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है टेबल नंबर 2, थोड़ा सा इसमें मंथन करना पड़ेगा आपको ताकि आपकी वैल्यू पूरी आ जाए, एक्स वाई। चलिए आगे 42, पहली इक्वेशन समझ में आ गई भाई, ओके। दूसरी दूसरी देखिए क्वेश्चन, पहली इक्वेशन मैंने आपको बताया s की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू 5, फिर यहाँ पे s की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 10 रखोगे तो 50 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि x और y की वैल्यू हमारी ऐसी आए कि पॉइंट्स में ना आए, आपको ग्राफ ऊपर बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ऐसी वैल्यू हम चाहते हैं x और y के लिए निकालना। तो देखो 46 हो जाएंगे, एक बार 40, हाँ हो गए 46, कैसे होंगे 46, s की वैल्यू मैं 3 रखूंगा और y की वैल्यू मैं रखूंगा 5, ध्यान देना अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू 3 रखूंगा 7 ये कितने हो गए 21, और 5 रखूंगा तो कितने हो गए 25, तो ये कितने हो गए 46 हो गए। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, s की वैल्यू 3 रखी मैंने, y की वैल्यू कितनी रखी 5, तो 46 के बराबर आ गया। तो आप इजीली इस इक्वेशन को क्या कर देंगे ग्राफ पेपर पे 3 और 5 को आराम से दिखा सकते हैं। और देखिए और देखो और क्या रखोगे ताकि आपकी वैल्यू आ जाए पूरी की पूरी, ये है 50, 50 में से 60 आना चाहिए, y की वैल्यू 12 रखी मैंने, y की वैल्यू मैंने कितनी रखी 12, y की वैल्यू मैंने 12 रखी, ये कितना हो गया 12 पंजे 60, और x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -2, तो 60 में से 14 अगर आप माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, 5 में से क्या 4, 40 आ जाएगा। तो ये टेबल हमारी बन गई है कंप्लीट, 3 5 -2 12, इसका आप अभी ग्राफ बना लेंगे, इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा ग्राफ से आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, इसको आप भी आपने कर लेना है, कर लोगे इसको, अरे इसको ग्राफ बना लेंगे इसका ग्राफ बना लेंगे। एक मीटिंग का टाइम हो गया भाई, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, दोबारा से भेज रहा हूँ लिंक में, दोबारा से ज्वाइन करो, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ भाई आवाज आ रही है सभी को, देखो ध्यान से कंसंट्रेट, आवाज ना करें। देखिए सेकंड सेकंड क्वेश्चन, on comparing the ratio of a1 b1 a2 b2 b1 b2 and c1 c2, आपने रेशियो कंपेयर करके बताना है कि whether the lines representing the following pair of the linear equations वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। दो इक्वेशन आपको दी मिलेंगी, उन इक्वेशन को में आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकालना है, वो बताना है कि कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कौन सी पैरेलल है और कौन सी एक दूसरे को के ऊपर है कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें 3 सम है आपके, फर्स्ट सम है आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है आपका 6x minus 3y is equal to -10 and 2x minus y is equal to -9, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तीन पार्ट है आपके। ये फर्स्ट पार्ट है
ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका क्या है, थर्ड पार्ट है। इस सब में आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करने हैं a1 a2 की वैल्यू को। तो मैंने आपको शुरू में इक्वेशन लिखवाई थी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, c2y इज इक्वल टू सॉरी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। याद होगा आपको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं इन इक्वेशन को, कंपेयर these equation with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b1y is equal to c2। इसका ये मतलब हो जाएगा, यहाँ पे s के इनटू में a1 है और यहाँ पे s के इनटू में 5 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हुई 5। इसके बाद यहाँ पे b1 y के इनटू में है, y के इनटू में यहाँ पे माइनस के 4 है, तो उसका मतलब b1 की वैल्यू माइनस के 4 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 8। यहाँ पे आ जाएगा कि a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। ऐसे कंपेयर करके आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो अभी आप देखेंगे a1 बाई a2 निकालो, a1 बाई a2 कितना आया हमारा 5/7। b1 बाई b2 निकालो, वो आया हमारा माइनस के 4/6 यानी 2/3 -2/3। इसके बाद हम निकालेंगे c1/c2 -8/9 -8/9। तो पहला ही केस है, तो आप देखेंगे इसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मैंने आपको बताया था a1 a2 की वैल्यू 5/7 है, b1 बाई b2 की वैल्यू -2/3 है, तो ये बराबर नहीं है आपस में। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस है जिसमें पूछा गया है फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 आए तो लाइंस क्या करेगी, लाइंस फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। आपने बता दिया क्योंकि आपने याद रखा था पहले, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो अब लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। पहले का सॉल्यूशन हो गया भाई, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलो फिर यहाँ पे आ जाओ। फिर यहाँ पे आगे कंपेयर कर दो डायरेक्ट ही। a1 की वैल्यू कितनी आई, आपने ये लाइन लिखनी है, कंपेयर दिस इक्वेशन विद a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b1y is equal to c। तो a1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है -12। यहाँ पे आ जाओ, a2 की वैल्यू है 18 और b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -24। ध्यान देंगे तीनों की वैल्यू निकालो। a1 बाई a2 निकालेंगे 9/18 कितनी आई 1/2। फिर निकालो आप b1 बाई b2 की वैल्यू, ये आई 3/6, ये भी 1/2। फिर निकालो आप c1 बाई c2 इक्वल टू -12/-24, ये भी 1/2। इसका मतलब हुआ भाई a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों बराबर हो जाएंगी तो मैंने आपको बताया था लाइंस क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 कोइंसिडेंट। को इन अरे बोल क्यों रहे हो, अरे बोल क्यों रहे हो बीच में, हेलो, अरे बोल क्यों रहे हो भाई, समझ में आ रहा है क्या ये, हेलो। तो देखोगे आप, आपने देखा है तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो लाइन इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ये मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है। अब आ जाओ तीसरे के ऊपर, a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -10। एक्सटेंड में a2 की वैल्यू 2, फिर b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू कितनी -9। पहली इक्वेशन में जो x के साथ गुणा में होती है वो a1 होता है, y के साथ जो गुणा में होती है वो b1 होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c1 मानते हैं। दूसरी इक्वेशन में x के इनटू में होगी जो, उसको a1 मानेंगे, अब a2 मानेंगे, और जो y के इनटू में उसको b2 मानेंगे, और जो कांस्टेंट होगी उसको c2 मानेंगे। ऐसे करके आपने वैल्यू निकालनी होती है। देन देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 निकालो, 6/2 यानी कितना आया 3/1 आया। इसके बाद निकालो b1 बाई b2, b1 की वैल्यू कितनी -3 -1, ये 3/1 आया। इसके बाद c1 बाई c2 निकालेंगे आप,
-10 बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल 10 बाई 9। इससे में क्या पता चला भाई A1 A2 तो बराबर हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। भाई ये पहले तो दो तो बराबर हैं, पहले दो तो क्या है बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो वी नो दैट सो लाइंस फॉर 1 and 2 will be पैरेलल। लाइन जो है एक दूसरे के क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी, पैरेलल, क्योंकि इस केस में पैरेलल होंगी, इस केस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इस केस में, इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जब कोइंसिडेंट होंगी इसमें मैनी सोल्यूशन आएंगे, और पहले वाले केस में क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन। यह मैंने आपको लिखा रखा है, समझ में आ गया? ये दूसरा सम भाई सभी को, दूसरा सम सभी को समझ में आया कैसे करना है? ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक सम और करवाता हूं, 3 कर लेना, ठीक है, बाकी कल कर लेना। देखिए थर्ड, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब यूनिक सॉल्यूशन हो एंड मैनी सॉल्यूशन हो, क्या हो, मैनी सॉल्यूशन हो, मींस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कोइंसिडेंट होंगी। उस केस को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और दूसरा केस क्या होता है, जब क्या हो, नो सॉल्यूशन आ जाए। नो सॉल्यूशन कब आता है, मैंने आपको बता दिया, 1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। उस केस को हम क्या बोलेंगे, इसमें आपको पता ही है लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन क्या होंगी, पैरेलल। उस केस में उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। जो नेक्स्ट सम है थर्ड, वो इसी के बेस है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपने बताना है इन ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो होगा कंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन अगर नहीं होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक आध सम मैं आपको करवा देता हूं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए एक बार, 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 20। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है पहली इक्वेशन x के इनटू में क्या होता है, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू माइनस के 3 और c1 की वैल्यू 11, फिर a2 की वैल्यू माइनस के 10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी होगी, -22। ये मैंने आपको बता ही दिया, पहली इक्वेशन में s के गुणा में a1 होता है, y के गुणा में b1, कांस्टेंट होता है c1। दूसरी इक्वेशन में s के गुणा में a2 और y के गुणा में कितना, b2 और c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, -22। तो अभी आप देखेंगे क्या होगा, देखेंगे आप यहाँ a1 बाई a2 की वैल्यू निकालो, 5 बटा माइनस के 10, -1 बटा 2 हो गया भाई। फिर निकालो b1 बाई b2, ये हो गया भाई -3/6, ये भी -1 बटा 2 हो गया भाई। ये हो गया भाई c1 बाई c2, ये हो गया 11 बाई -22। आप क्या देखेंगे यहाँ, हेयर क्या देखा आपने, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c। इसका क्या मतलब होगा, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि पैरेलल होंगी वो लाइन। क्या होंगी लाइन इस केस में, पैरेलल होंगी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, so system of equation had
नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो दिस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अरे समझ में आ क्या? समझ में आ क्या? इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस में होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी कंसिस्टेंट होगा। एक पार्ट और करवाता हूं इसका, मैं देखिए थर्ड पार्ट। 3 बाई 2x 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसकी क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे, a1 की वैल्यू कितनी? 3 बाई 2, b1 की वैल्यू कितनी? 5 बाई 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। a2 की वैल्यू कितनी? 9। b2 की वैल्यू कितनी? माइनस 10 और c2 की वैल्यू कितनी? 14। कितनी? 14। ध्यान दीजिए, a1 बाई a2 निकालो। a1 बाई a2 निकालोगे 3 बाई 2 बाई 9, बाई कितना हो जाएगा? 9। ये फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक नंबर है, तो इसको एक बिन के नीचे भी नहीं होना चाहिए, तो ये 3 बाई 2 करके 1 बाई 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/6 भाई। कितना हो जाएगा? 1/6। फिर निकालो b1 बाई b2 की वैल्यू। b1 बाई b2 की वैल्यू कैसे निकालो? b1 की वैल्यू है 5/3, 5/3 और b2 की वैल्यू है माइनस के 10। इसके नीचे भी कर देंगे, तो ये 5/3 गुना 1 माइनस के 10, 5 गुनी 10 माइनस 1/6। आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/6 और ये आया माइनस 1/6। तो आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड हेंस इट विल बी कंसिस्टेंट। क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। समझ में आई क्या बात भाई? ये 3 सम करने हैं आपने इसके, ठीक है? इसके 3 सम कर लेने हैं, 7 सम है, इसमें 4 सम कल कर लेंगे।